फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच। जितना भी स्मरणीय तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स रहते हैं जो एग्ज़ाम में सीधे आते हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। पहले हम मई का, फिर अप्रैल का, और फिर मार्च, फिर फरवरी और फिर जनवरी। इस तरह से हम अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सर्वप्रथम मई का महीना, स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय पहले पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति के लिए 15 सदस्यों को मनोनीत किया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? रविशंकर प्रसाद, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये जो आपकी विशेषाधिकार समिति है, यह एक स्थायी समिति है और इसके सदन और उसके सदस्यों के, जैसे क्या होता है, सदन और सदस्य के विशेषाधिकार होते हैं, क्योंकि सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों विशेषाधिकार होते हैं। तो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में ये जांच करती है, इसका काम ये है। और लोकसभा दो बनती है, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। तो लोकसभा समिति 15 सदस्यों की होती है और राज्यसभा समिति 10 सदस्यों की होती है। संविधान के अनुसार 105 आपकी लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 122। ठीक है ना, ये संसद के विशेषाधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी एग्जाम के लिए। फिच रेटिंग्स के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है भारत के 2025-26 के लिए। वो कितना है? 7.5%। कितना? 7.5%। याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको? प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु। क्या नाम है? वैरामुथु। ठीक, ये याद रखिए। तो ये इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 60वें नंबर का है और ये तीसरे तमिल लेखक हैं, आर वैरामुथु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्ययुगीन शिलालेख की खोज हुई है। ये किस राजवंश से संबंधित है? गजपति राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? गजपति राजवंश। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गोद लेने वाली सभी महिला कर्मचारी और बच्चे की आयु किसी भी शर्त के बिना, यानी किसी भी आयु का बच्चा हो, ठीक ना, कितने सप्ताह तक सेवानिवृत्ति सवैतनिक मतलब वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने की घोषणा हुई है? 12 सप्ताह। दरअसल क्या था कि जो कामकाजी महिलाएं हैं और वो बच्चा किसी का गोद लेना चाहती हैं, तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसा प्रावधान था। ठीक है, तो उसमें उसके अंतर्गत सभी प्रावधान थे, बट 2017 में संशोधन किया गया और इसमें 12 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश तो मिला, पर इसमें एक शर्त लगा दी गई कि 3 महीने से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, पर अभी न्यायालय ने निर्णय दिया और आयु सीमा को खत्म कर दिया और उन्होंने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए ऐसा निर्णय दिया। उन्होंने कहा ये सब उल्लंघन कर रहा है। भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसका वैश्विक योगदान कितना है? 30.37%। 30.37% है नारियल में। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक केरल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं जहां आपका होता है क्या? नारियल का उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है, तो हमारी ये ज्ञानोवा करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? लाजवाब है, शानदार है, बहुत कामगर है। ये पहली बात यह है कि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, ताकि समय की बर्बादी ना हो, और 15 से 20 पेज की रहती है ये, 1 महीने की। रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 400 से 500 पेज वाला पीडीएफ होता है 1 साल का, वो नहीं पढ़ना, केवल 130 पढ़ना है पीडीएफ। और ये रिवीजन अधिक से अधिक कर पाएंगे जिससे सफलता आप
शत% पाएंगे। वीडियो जरूर देखना है, तभी ये PDF कारगर होगी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, ये मोबाइल नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका सुर्खियों में रही गाइनाड्रोमॉर्फी जैविक स्थिति किससे संबंधित है? ये मीठे पानी के केकड़े की एक प्रजाति वेला कार्ली से संबंधित है, ठीक है ना। गाइनाड्रोमॉर्फी जैविक स्थिति, ठीक है, किससे? वेला कॉर्ली। हाल ही में किस राज्य विधानसभा द्वारा आसान क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पारित किया गया है? वो है राजस्थान विधानसभा। इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में यदि सांप्रदायिक दंगा है, हिंसा है, सार्वजनिक अव्यवस्था है, तो वहां पर अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। और ये ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है, क्योंकि पहले गुजरात ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में दंगा हो गया, अब दंगा के कारण लोग पलायन करने लगे, ठीक है, पलायन करने लगे तो बेचकर जाने लगे। यह हो सकता है कि एक ऐसा वर्ग हो जो दबाव डाले, ठीक है, कि आप हमें बेचिए और यहाँ से जाइए। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए ऐसा किया गया। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री की मेंस जब T63 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। किसने? शैलेश कुमार ने। और ये बिहार के जमुई के पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। शैलेश कुमार, बिहार के जमुई। 72वीं जो BPSC होगा उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय। 4 मार्च 2026 को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर विश्व मोटापा एटलस 2026 का विषय जो रखा गया वो क्या था, यानी थीम क्या थी? तो मोटापे से निपटने के लिए 8 अरब कारण। कितने? 8 अरब कारण। और इसमें बताया गया कि भारत अब चीन के बाद दूसरे नंबर पर स्थान है मोटापे में, ठीक है। और भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। किस देश ने पार्किंसन रोग के लिए विश्व की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी एमचेप्री को मंजूरी दी है? जापान, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि कौन सा देश है जिसने विश्व की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी एमचेप्री मंजूरी दी है? उसका नाम जापान है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? सुमितोमो फार्मा के द्वारा। सुमितोमो फार्मा के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? ये फारस की खाड़ी में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो खर्ग द्वीप है यहीं से 90% तेल का निर्यात होता है। और ईरान की ये आर्थिक जीवन रेखा माने जाने वाला द्वीप है। अमेरिका ने अटैक कर दिया था जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है। हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर 14वीं सदी के एक जहाज के मलबे से युआन वंश काल के नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों का भंडार मिला है? सिंगापुर, ठीक है। भारत ने 29 देशों के साथ मिलकर किस देश में शांति स्थापना, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की? लेबनान में। मतलब भारत चाहता है कि ये सब जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का इशू है, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। ओवरऑल मतलब यही है। देश के मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की किस देश ने? ब्रिटेन ने। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी अर्थात आपातकाल जारी किया? वो ब्रिटेन ने। हाल ही में किस देश ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया? उसका नाम है श्रीलंका। तो बेली पुल का संबंध श्रीलंका से। भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc की प्रोफेसर नोवाडो ओजोस डेल सालाडो किस शिखर पर पहुंचकर एक कीर्तिमान स्थापित किया? उस शिखर का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी में चिली अर्जेंटीना सीमा पर, ठीक है ना। ये आपका जैसे ये है, ठीक है ना, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर ये आपका चिली है और ये अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर है आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत तो ये ऐसे पूरा है, ऐसे यहाँ से पूरा ऐसे, पर यहाँ पर ये गए, ठीक है, बॉर्डर पे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने सहमत निष्कर्ष नामक एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क अपनाया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्राप्ति में सुधार लाना है। किसके लिए? विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए। सहमत निष्कर्ष का मतलब है कि अगर आप घर पर कोई भी कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं,
ठीक है ना, किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं डिसीजन को, तो आप एक बार सहमत लीजिए, आपके घर में जो भी है माँ, बहन, बेटी, पत्नी, तो महिलाओं और लड़कियों के संबंध में है ये, इसका मतलब यही है। ये आप सलाह लीजिए। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 70वें सत्र के दौरान व्यापक सहमत से ये अपनाया गया, ठीक है, और इसका न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भारत ने मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से पड़ोसी देश, यानी कौन सा पड़ोसी देश है जिसको 5000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की है, उसका नाम बांग्लादेश है, ठीक है। तो मैत्री पाइपलाइन का संबंध बांग्लादेश से है, 5000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह का डिस्कशन। अप्रैल माह में क्या कुछ हुआ इसको देखते हैं। स्मरणीय तथ्य ये आपका तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये चौथा संस्करण था। पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और इसका जो विषय था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी के कल्याण सभी का सुख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम। भारत बोधन एआई कनेक्ट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य जो केंद्र है, यानी ये आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु वो है शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और प्रभावी एकीकरण को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। अब ये है कि 3 मिनट 10 सेकेंड आपको सरकारी कार्यक्रम में आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा खड़े होकर के। और एक कंडीशन बताया था कि यदि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ठीक है ना, दोनों ही हो रहा है तो पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी है? 1 लाख करोड़ की, ठीक है ना, 1 लाख करोड़ याद रखिएगा। और इसमें से 25% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और 50% लागत बाजार से जुटाई जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा कि शहरी चुनौती कोष कितने का है? 1 लाख करोड़ का। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आंकड़े किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। अब सीपीआई का जो नया आधार वर्ष है वो 2024 हो गया, ये याद रखिएगा, 2024, इसको छाप के रखिए दिमाग में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, याद रखिए। उसके बाद पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना किस राज्य ने मंजूरी दी है? असम। पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, ठीक, याद रखिए। राज्य चुनाव के आयुक्तों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, भारत में। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा 41%, ठीक है, और 41% है। पहले भी 15वें वित्त आयोग में भी 41% की सिफारिश की गई थी। सबसे ज्यादा यूपी को दिया जाता है, ठीक है, सबसे कम सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को। उसके बाद यूपी के बाद सेकेंड नंबर पे आपका बिहार है। और इस बार सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक को हुई, ठीक, और सबसे ज्यादा जो कमी हुई वो किसको? एमपी को, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 280(1) के तहत ये वित्त आयोग की चीजें, इसका गठन, सिफारिश सब होता है। तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? फिनांस कमीशन से। आरबीआई के नए प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रति मामले अधिकतम कितनी राशि तक मुआवजा दिया जाएगा? 25,000 रुपये, ठीक है। आप भी यदि शिकार हो तो 25,000 रुपये मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आरबीआई 70% देगी और 30% ग्राहक और बैंक दोनों मिलकर के देंगे। चलिए अब इंटरनेशनल स्मरणीय तथ्य। भारत मलेशिया संबंधों को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीति साझेदारी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि हाल ही में व्यापक रणनीति साझेदारी का दर्जा किस देश को दिया गया है? किस दो देशों ने आपस में दिया है? तो भारत और मलेशिया।
और नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मलेशिया यात्रा की 7 से 8 फरवरी 2026। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी कब भारत राजकीय यात्रा पर आए, तो 5 से 10 फरवरी, और ये राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। ये कुल 5 दिन रहे थे, 7 समझौते हुए सेशेल्स के बीच में, और 2026-30 को सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का वर्ष घोषित किया। वर्ष नहीं, मतलब इतने दिनों तक चलेगा, 4-5 साल। भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कितनी? 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये याद रखिएगा। और 125 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दिया, शेष राशि अनुदान सहायता के रूप में। यानी 175 मिलियन में से 125 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन है, और शेष जो 50 मिलियन डॉलर है वो आपकी अनुदान है। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? ग्रीस के साथ। तो संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया कि भारत के किसके साथ? ग्रीस के साथ। 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक जर्मनी की म्यूनिक में कब आयोजित हुई? 13 से 15 फरवरी 2026। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर, ठीक ना, एस जयशंकर ने। ये तूफान मार्टा हाल ही में किस क्षेत्र में आया? तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर आया। ये यूरोप का क्षेत्र है। जैसे आपका ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, और यहाँ से आपका आपका यूरोप है। तो यहीं पर इधर से अटलांटिक ओशियन है, और ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर आपका पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस ऐसे पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये आइबेरियन आपका क्षेत्र है। ये आपकी ज्योग्राफी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप में आया था। इसका नाम क्या है? तूफान मार्टा। और भारी तबाही मचाई थी, गरज चमक के साथ बहुत तगड़ी बारिश हुई, और वहाँ के गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ। बांग्लादेश में हुए चुनाव में किस पार्टी ने 300 में से 209 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की? बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, यानी बीएनपी। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक बीएनपी और तारिक रहमान। तो बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार, और तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री नए बने। ये खालिदा जिया के बेटे हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तेजस्विन शंकर। 2026 एशियाई राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। क्योंकि इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत में ये प्रतियोगिता हुई। कुल भारत ने 51 स्वर्ण जीते, 51 स्वर्ण, 23 रजत, 20 कांस्य के साथ 94 पदक, ठीक है ना। मतलब समझ सकते हैं, राइफल और पिस्तौल की चैंपियनशिप में भारत ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। बहुत ही गर्व की बात है ये। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। चलिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। और इस साल का जो थीम था, आर्द्रभूमि और पारस्परिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। थीम याद रखिएगा इसकी, आर्द्रभूमि दिवस की। हाँ, तो नेक्स्ट जो मंथ है हमारा अब मार्च का, और मार्च में क्या कुछ हुआ देखते हैं। स्मरणीय तथ्य जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे फैक्ट जानते हैं जो इसके पहले हमने नहीं पढ़ा, और कुछ फैक्ट ऐसे भी रहते हैं जो पहले पढ़ लिया है लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। ये देश का
पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, याद रखिएगा। आईसीजी बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है ये, और ये पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता, अच्छा डीपी फर्स्ट यूज की गई है, ठीक है। और इसे FI-FI-2 या FFV-2 प्रमाणन प्राप्त है, ठीक है। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन की बात बोली है, प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये किस देश को भारत ने पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चीन। तो पहले चीन नंबर 1 पर रहता था, अब इंडिया नंबर 1 पर पहुंच गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 टोटल नई किस्में जो हैं उन्हें जारी किया। इसमें सर्वाधिक अनाज की 122 किस्में हैं, कपास की 24, तिलहन की 13, चारा की 11, दाल और गन्ने की 6, जूट और तंबाकू की 1, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि 184 नई किस्में जारी हुई हैं, जिसमें अनाज की 122 है, ये याद रखिएगा। चलते हैं, भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ? कोच्चि, केरल, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जैव सुरक्षा स्तर 4 अर्थात BSL 4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? गांधीनगर में। कहाँ पर रखा? गांधीनगर में। ये खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं पर सुरक्षित रूप से शोध करने के लिए डिजाइन किया गया। बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? असम से। और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुवाहाटी असम में बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम को संबोधित किया गया। ये बोडो समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम असम संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये बोडो समुदाय से संबंधित है। चलिए आगे चलते, 28वां, ठीक है ना, 28वां CSPOC सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में। ये और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें 45 से अधिक राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी थी, यानी इतने लोग आए थे। ये 16 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है, और इसकी जो स्थापना है ये आपका CSPOC 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ था। ये याद रखिएगा कि 28वां जो आपका CSOPC है, POC है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और अगला 29वां कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में होगा, ये याद रखिए। 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किया? उसका नाम है गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। ये 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब? 16 जनवरी। इसको छाप कर रखिएगा दिमाग में, कभी भी आ जाएगा। गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम गूगल इंडिया के द्वारा। भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय, मतलब थीम क्या था? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, ठीक है। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो देशों के बाहर पहली बार किस देश की यात्रा की है? भारत की। मतलब इतने स्पेशल व्यक्ति हैं ये, केवल नाटो के जो देश है और यूरोपीय संघ में जो इतने देश हैं बस वहीं यात्रा करने जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। लेकिन भारत आए हैं। क्यों आए हैं? भारत इस समय मार्केट नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है। सबको भारत के बाज़ार की आवश्यकता है, यूथ आबादी है, अधिक से अधिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और लोगों को, भारतीय लोगों को खरीदवाना चाहते हैं, भले ही कर्ज लेकर क्यों ना लोग खरीदें। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। कुल 19 समझौता हुए इस बार। कितने? कुल 19 समझौता हुए।
हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोवेंचे एजिप्टियाका का संबंध किससे है? ये सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट कौन सा है? ओरोवेंचे एजिप्टियाका। ठीक है, इसको याद रखिए। अब इंटरनेशनल लेवल के जो स्मरणीय तथ्य हैं उसको देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जिसने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसमें ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है? उसका नाम है खिलाड़ी अमेरिका। ठीक है। किस देश ने भारतवंशी बच्चे देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? ब्रिटेन। ठीक है। 13 से 15 जनवरी 2026 को कहाँ पर ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इलात, इजराइल में। कहाँ पर? इलात, इजराइल में। यहाँ पर हमारे मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है, ये गए थे। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर आधारित दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन इजरायल में हुआ, इलात शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 2.7, याद रखिएगा, 2.7%। और ये 2.7% मेंस भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपके, परेशान मत हो। चलिए, हाल ही में किस देश ने एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। कहाँ पर? लंदन में स्थापित होगा। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का। पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, पर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता जो अभी संपन्न हुई, किन किन लोगों के बीच हुई? तो दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम एस का मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, ये हैं। हाल ही चर्चा में रही सक्साम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये हुंजा गिलगित क्षेत्र का है। दरअसल अगर जैसे देखा जाए तो ये आपका, जैसे ये आपका भारत है, तो यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये आपका सक्साम घाटी बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं आपका गिलगित क्षेत्र, हुंजा गिलगित क्षेत्र, और यहीं पर सक्साम घाटी है। तो इस पर क्या है ना कि कब्जा है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, 1963 में चाइना को सौंप दिया था। अब इस पर विवाद होता रहता है। तो वहाँ लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि ये जो सक्साम घाटी है हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है, चीन का नहीं है, चीन इसे अपना मत माने, और हुंजा गिलगित क्षेत्र पाकिस्तान कब्जे पर लिए है, लेकिन भारत उसको एक दिन ले लेगा। ठीक है, याद रखिए। तो सक्साम घाटी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सक्साम घाटी से यूपी PCS में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, 2024 वाले में। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इन्होंने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए अभियान चलाया, तो उन्होंने एक नई वर्डिंग दी, डोनेरो सिद्धांत। इसके लिए वो डोनेरो को दो शब्दों से जोड़ते हैं। एक थे आपके वहाँ के 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो। वो कहते थे कि पश्चिमी गोलार्ध एक विशेष रणनीतिक क्षेत्र है और इसको हम ही हैंडल करेंगे, किसी माइका लाल का दम नहीं है कि इसे हम कोई हैंडल करे और ना कोई इंटरफेयर करे, हम किसी की मानेंगे भी नहीं। तो इसको नए मोनेरो की भी बात मान रहे हैं वो, और अपना सिद्धांत उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बोले डोनाल्ड ट्रंप का प्लस मोनेरो यानी डोनेरो। चलिए, सुर्खियों में रहा तो ये याद रखिएगा, आपका डोनेरो सिद्धांत किसका है, मतलब ऑफिशियल नहीं है, पर
ऐसे ही है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। सुर्खियों में रहा अर्थ वेंडर सुपरबग क्या है? ये दक्षिण चीन सागर में आपका स्प्रेटली जो द्वीप समूह है उसके पास ठंडे पानी में पाए जाने वाला विशाल समुद्री कीड़ा है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका याद रखिएगा, विशाल समुद्री कीड़ा, ठीक है ना। डार्थ वेडर सुपरबग ये विशाल समुद्री कीड़ा है और ये साउथ चाइना सी में स्प्रेटली जो आइलैंड हैं वहाँ पर पाया जाता है। और ये अब डिस्कशन रहेगा फरवरी माह का। फरवरी माह में कौन सी घटनाएं घटी, इससे संबंधित कौन सा करंट अफेयर्स है, सभी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें उसके पहले एक आप लोगों को सूचना की ज्ञानोवा की तरफ से करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 है और ये 5 स्टेप में वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रत्येक माह 100 क्वेश्चन, मैराथन क्लासेज रहेंगी जब एग्जाम पास आएगा, और मिसलिनियस टॉपिक्स। पहला आपका राष्ट्रीय होगा स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत। तो भारत सरकार ने अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ता के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर किशोर एम पानीकर, डॉक्टर किशोर एम पानीकर को। और ये COEP टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है पुणे की, उसमें काम करेंगे ये, और इनको 5 वर्ष की अवधि के लिए ये चुना गया है। 2,50,000 प्रति माह इनको फेलोशिप दी जाएगी और 2,40,000 प्रति वर्ष अनुसंधान के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्च भी दिया जाएगा। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि किसे प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के पहले प्राप्तकर्ताओं में से चुना गया है? तो डॉक्टर किशोर एम पानीकर। अगला पॉइंट है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीरों को का जो आरक्षण है वो कितना % बढ़ा दिया गया है? तो पहले जहां 10% था, अब ये हो गया है 50%, याद रखें। और इसमें पुरुष और महिला दोनों है, तो अब ये 50% याद रखिएगा। CAPF में आपको 50% आरक्षण है जो अग्निवीर से होकर आए हैं, अग्निवीरों के लिए। तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 96, याद रखिएगा। और इसमें कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ का था, एक तो सिलसेट झील आपकी राजस्थान की थी और दूसरा कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ था, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है, याद रखिएगा। इसमें क्या है ना कि बहुत ही डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का ये आश्रय स्थल है और इसमें लुप्त प्राय प्रजाति ग्रेटर स्पॉटेड ईगल ये आपका पाया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त मिस्र का गिद्ध भी यहाँ मिलता है। चलिए, लाल किले में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसके आयोजन हुआ, वो किस सत्र की मेजबानी की भारत ने? तो ये 20वां सत्र है, और इसी 20वें सत्र में दीपावली को भारत का 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। हाल ही में सबको बीमा सबको रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 आया। ये किन किन बीमा अधिनियम का स्थान ले रहा है? तो बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और DAI अधिनियम 1999, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि नेट ऑन फंड जो होता है उसको 5,000 करोड़ से घटाकर अब 1,000 करोड़ कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर DHR UV64 विकसित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी है। ये किसके द्वारा किया गया है? उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के द्वारा, याद रखें। हाल ही में रामवीर सुतार का निधन हुआ है। वो कितने वर्ष के थे? 100 वर्ष के। और वो किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे, ठीक है। स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता? तो हांगकांग को हराकर जीता, मैंने बताया ही था। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 अभी आई है।
इसमें भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास कितनी परसेंट संपत्ति है? लगभग 65%। तो इसमें एक फैक्ट है कि जो ऊपर के 1% है, ठीक है ना, जो एक यहाँ पर 1% जो टॉप के वो 1% है, उनके पास 40% संपत्ति है। जो टॉप के 10% है, ठीक है, 10% है, उनके पास 65% है। और जो नीचे के 50% है, ठीक है, जो नीचे के यहाँ पर नीचे के जो 50% है, उनके पास 15% है मात्र। ये याद रखिए। जो टॉप के वो 1% है, उनके पास 40%, और जो टॉप के 10% है, उनके पास 65%, और जो बॉटम के जो 50% है, नीचे वाले, उनके पास मात्र 15% संपत्ति है भारत की। ये असमानता का प्रतीक है। और भारत लगातार असमानता, यद्यपि भारत विकास कर रहा है, लेकिन असमानता भी भारत में बढ़ रही है। और इसके समाधान की सरकार प्रयास यद्यपि कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये हमारा मेंस का टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग ये जब स्पेशल क्लास लेंगे मेंस की, तब उस समय डिस्कस करेंगे। हमारा अंतिम जो पॉइंट है नेशनल में, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका सेक्टर इसमें के अंतर्गत, स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, उसका पहला है 2025 का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नैना कालू को। ये स्कॉटिश कलाकार है, ठीक है। FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड में। मैंने बताया ही था आपको कि नीदरलैंड ने स्पेन को हराकर जीता है, और नीदरलैंड लगातार 6वीं बार ये प्रतियोगिता जीती, ठीक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने डायबिटीज एटलस के 11वें संस्करण का एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें मधुमेह समस्या 2024 में लगभग 580 मिलियन वयस्कों से बढ़कर 2050 तक कितने होने का अनुमान लगाया गया है? तो 850 से 900 मिलियन से अधिक। यानी वैश्विक जो वयस्क आबादी है डायबिटीज की, वो 11.11% से बढ़कर अब 12.96% हो जाएगी। ध्यान रखना। जो डायबिटीज की संख्या है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में। दूसरे स्थान पर भारत, लगभग 90 मिलियन। भारत में कितने हैं? 90 मिलियन लोग, ये याद रखिएगा, भारत। और अमेरिका तीसरे स्थान पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि डायबिटीज के मामले में नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, और नंबर 3 अमेरिका। भारत में कितने 90 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी क्रमशः जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ठीक है, याद रखिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा कि जो इथियोपिया ने अपना पुरस्कार दिया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च जो था भारत के प्रधानमंत्री को, किस नंबर का था? और ओमान वाला किस नंबर का था? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री के लिए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या रखा गया? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। तो WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका आयुष मंत्रालय ने मिलकर के इसको संपन्न कराया, और उसका जो विषय था संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। भारत ने किस देश के साथ रसद सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान करने का समझौता किया है? तो वो किया है आपका रूस के साथ। हाल में किस देश ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरास्मस में पुनः शामिल होगा? वो है ब्रिटेन, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूरोपीय संघ के प्रमुख छात्र विनिमय कार्यक्रम इरास्मस में शामिल होने वाले नया कौन सा देश है? ब्रिटेन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बरहम सालिह, ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किए? बरहम सालिह, इराक के पूर्व राष्ट्रपति।
बरहमसाली। दक्षिण कोरिया की आन सियोंग ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता? वांग झी, ठीक है ना, ये वांग झी। अगला नेक्स्ट और अंतिम, 9 दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? पहला पॉइंट तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना, ये हमारा था। तो हम अब चलते हैं अंतिम माह की तरफ, जनवरी स्मरणीय तथ्य। अब ये एक्चुअली जो ये आपका सेगमेंट है, इसमें एक चीज़ पहली है कि जो चीज़ें छूट जाती हैं इस प्रतियोगिता दर्पण के पहले जो सेगमेंट है उसको यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको रिवीजन के लिए, ठीक है ना, रिवीजन के लिए प्रतियोगिता दर्पण स्मरणीय तथ्य के रूप में आपको देता है। और तीसरा इसका जो महत्व है ये है कि इसमें फैक्चुअल, जो आपकी फैक्चुअल डिटेल हैं वो दे देता है, ताकि आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें रट जाएं, ठीक है। तो पहला आपका जो है क्वेश्चन इसमें, राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये यशोभूमि नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो थीम था, विषय था, वो था सतत शहरी विकास और शासन, ठीक है। ये आपकी थीम थी। टोटल 6 मुख्य क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा इसमें की गई। और इसका जो उद्घाटन है, जो भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा किया जाता है, ठीक। तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ, ये याद रखिए। उसका ये तो आपने पढ़ा था कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और ये आयोजन कहाँ पर हुआ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है। अगला, रीसस मकॉक एक प्रजाति है, ठीक है, वो उसे हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम की कौन सी सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है, वो अनुसूची सेकेंड। जब अनुसूची सेकेंड में शामिल कर लिया जाता है तो इसको गंभीरता के साथ लिया जाता है, ठीक है। इसे माना जाता है कि ये जो प्रजाति है एक खतरे में है, इसको हमको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, अनुसूची सेकेंड। तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, उसकी स्थायी समिति में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ही निर्णय लेता है। और ये जो रीसस मकॉक है, ये एक बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है, बंदर की प्रजाति। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकेंड में पुनः इसे शामिल कर दिया। उसका कारण यह है कि इस जो प्रजाति है इसके साथ बड़ा ही क्रूरता का, शोषण और अवैध व्यापार का व्यवहार होता है, इसलिए रोकने के लिए किया गया। और इस क्या हुआ था कि 2022 में कम सुरक्षा वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हाल ही में जो बंदर की प्रजाति है रीसस मकॉक, उसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? अनुसूची सेकेंड, ये याद रखिए। अब आपका अगला, प्रोफेसर वैदेश्वरन राजारमन, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, तो पूछ रहा है किस वर्ष दिया गया था पद्म विभूषण? तो 1998 में, ठीक है। और इनका नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये भारत में कंप्यूटर विज्ञान में पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने में इनका योगदान है। तो पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने में योगदान है। IIT कानपुर से इसका संबंध है, और IIT कानपुर में ही ये व्यवसाय शुरू किया गया था, व्यवसाय पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। तो प्रोफेसर वैदेश्वरन राजारमन ये पहला व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं, IIT कानपुर में स्थापित किया था, और ये इन्हें पद्म भूषण मिला 1998 में, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि 6वें नंबर का है, और इसमें प्रथम स्थान, राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? वो आपका महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद
राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ उसमें इसका जो शुभारंभ हुआ डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम के तहत हुआ था। और इस कार्यक्रम को ये लक्ष्य रखा है कि सामुदायिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य है 2026 तक का, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि 2026 तक इसका लक्ष्य 0 डंप साइट है, ठीक है। डंप साइट मतलब एक शहर है, ठीक है ना, शहर के कहीं कभी कभी बीच में या कभी कभी किनारे एक बड़ा सा कूड़े के ढेर इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े। और इससे आपके वायु को, जल को, ठीक है ना, भूमि को और अन्य प्रकार के प्रदूषण झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका सीधा जो है मानव पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम भाई 2026 तक 0 डंप साइट का लक्ष्य रखते हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 तक इसका लक्ष्य 0 डंप साइट। डंप साइट मैंने बता ही दिया क्या मतलब। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्णय दिया है कि आप सारडा वन के जो हैं उनको, जो आपका सारडा वन है वहाँ पे झारखंड में पाया जाने वाला, जो कि छोटा नागपुर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर पाया जाता है। और ये बहुत ही जैव विविधता से एकदम समृद्ध है, यहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके लिए बोला है कि आप इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जब अधिसूचित कर दिया जाएगा तो इसका मानव का जो हस्तक्षेप है वो कम हो जाएगा और चराई कटाई ये सब कम हो जाएगी। तो इसलिए इसे बोला गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आप अधिसूचित कीजिए। और इस सारडा वन को 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है, 700 पहाड़ियों की भूमि। तो ठीक है ना, सारडा वन, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित और 700 पहाड़ियों की भूमि। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस तकनीक पर आधारित है? वो नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों पर, ठीक है ना, एनवी तरीके पर। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो यही है सबसे बड़ी कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे, याद रखिए। उसके बाद सालू मर्दा थिमक्का, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका एक उपनाम है, काफ़ी चर्चित है, खासतौर पर दक्षिण भारत और वैसे पूरे भारत में, पर मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। ये भारत की वृक्ष महिला के नाम से जानी जाती हैं। ये इसलिए कि इन्होंने अपने गांव के पास हजारों पेड़ लगवाए, ठीक है, और उनकी देखभाल भी की। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यही है कि हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का निधन हुआ है। उन्हें किस नाम, उपनाम से जाना जाता है? तो ये भारत की वृक्ष महिला के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। दरअसल ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको कमेंट बॉक्स पर जाना है और आपको फीडबैक देना है कि आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है ना। और आप ये भी बताएं कि क्या हमारे द्वारा ऐड किया जा सकता है, और कोई अगर कमी है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर लिखने का कुछ प्रयास करिए, सलाह दीजिए, और अच्छा लगा है तो फीडबैक दीजिए। तो अगला है आपका गोगाबिल झील। हाल ही में 94वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है। ये कहाँ का है? बिहार का, ठीक है। और इसके पहले जो 52वां और 53वां, ठीक है, जो रामसर स्थल है वो आपका बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय संस्करण, सॉरी इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट। तो उसमें बताया था कि गोगाबिल जो झील है वो 94वां रामसर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है, और ये बिहार का है, ठीक है। और 92nd 93rd ये आपके गोकुल जलाशय और
उदयपुर झील है। गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्मरणीय तथ्य हैं उनको देखते हैं कि हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया और इसने बताया कि 1995 से 2024 के बीच चरम मौसमी घटनाएं हैं। चरम मौसमी घटनाओं का मतलब अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी, ये चरम मौसमी घटनाएं हैं। इसके कारण कितने लोगों की जान गई है, तो वो 8.32 लाख। ठीक है, 8.32 लाख। ये जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार बताया गया है कि भारत आपदा प्रभावित देशों में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और भारत में 80,000 मौतें दर्ज की। जैसे पूरी दुनिया में 8.32 लाख और भारत में कितनी 80,000 मौतें दर्ज की गई, और ये वैश्विक संख्या का लगभग 9.6%। ठीक है, याद रखिएगा। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 की रिपोर्ट, ये 8.32 लाख टोटल जान गई। भारत का 9वां स्थान है और भारत में 80,000 मौतें हुई इस आपके 1995 से लेकर के 2024 के बीच केवल मौसम के कारण, और ये 9.6% आपका। इसके बाद अब अगला है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ये आपका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इसने बताया है कि भारत ने 2015 से 2024 के बीच टीबी की जो नए मामले हैं उसमें 21% की कमी कर लिया है, और टीबी से जो मौतें हैं उसमें 28% की कमी दर्ज कर ली है। यानी एक अच्छी बात है कि हमारा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इसका कारण है कि भारत ने 2025 के अंत तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। ये याद रखिएगा कि भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा, 2025 से। इस तरह से, और ये टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। पूरे दुनिया में विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा, WHO के द्वारा, और ये भारत में नए मामलों में 21% की कमी हुई है, और मौतों में 28% की कमी। भारत 2025 तक अंत तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, और 24 मार्च आपका टीबी दिवस। ठीक है ना, ये आपका 2025 जरूर याद करके रखिए। और इसके बाद आपका 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो डेविड सेजले, जिनका उपन्यास मतलब ऐसे कि हाल ही में डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार दिया गया है। उनकी उपन्यास का क्या नाम है, फ्लैश। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग जीके सामान्य ज्ञान कर रहे थे, तो उसमें पुरस्कार में फ्लैश उपन्यास है डेविड सेजले को मिला है। अगला है लेसेंट काउंटडाउन रिपोर्ट 2025। ये 1990 के बाद जो गर्मी से जो मौतें हुई हैं उससे संबंधित है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 23% की वृद्धि हुई है मौतों में। यानी कि लगातार आप देखते होंगे कि मई जून के महीने में ऐसी गर्मी पड़ती है कि लोग सहन नहीं कर पाते हैं। पहले क्या होता था, लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है, और वहीं पर पूरी मई जून की गर्मी कट जाती थी। आप ऐसा नहीं लगता था कि तबाही आने वाली है। पर आज आप बिना घर के अंदर रहे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में जेम्स डेविड वाटसन का निधन हुआ है। ठीक है, और इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी। किसके साथ मिलकर की थी, फ्रांसिस क्रिक के साथ। ये हम लोग स्टैटिक पार्ट साइंस में पढ़ते हैं, इन दोनों ने मिलकर किया था। और ये जो जेम्स डेविड वाटसन है, ये अमेरिका के आणविक जीव वैज्ञानी थे। और 1953 में इन्होंने एक पेपर प्रकाशित कराया था। ठीक है, डीएनए अणु की दोहरी जो हेलिक्स संरचना है उस संबंध में, और इसी कारण इनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो जेम्स डेविड वाटसन, ये प्रसिद्ध अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी, इन्होंने डीएनए संरचना की खोज में प्रमुख योगदान दिया।
इन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर काम किया और ये मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाते हैं। ये जो संरचना कौन सी थी, डीएनए अणु की दोहरी हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव। अब अगला है आपका पॉइंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसमें शीर्ष जो रैंक है, शीर्ष रैंक मतलब जिसने क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीज़ें अच्छी करने का प्रयास किया है, वो उसके खतरे को कम करने के लिए आगे बढ़ा है। उसमें नंबर 1 पर आपका डेनमार्क है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान रखिए कि शीर्ष 3 में कोई देश नहीं है। जो मानक है, जो स्कोर प्राप्त करना चाहिए टॉप 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, वो किसी ने भी नहीं प्राप्त किया। ठीक है। और डेनमार्क को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, पर जब ऊपर कोई नहीं है तो फिर नंबर 1 ही है। ठीक है। उसके बाद आपका डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को का स्थान, और भारत को स्थान कौन सा मिला है, 10वां। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन वाच के न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष रैंक डेनमार्क, भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां। ये जरूर याद रखिएगा, 10वां स्थान भारत का। ठीक है ना, ये 10वां स्थान आप जरूर याद रखें। और अगला है आपका भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये इसके लिए पुनः निर्वाचित हुआ है कौन, भारत, एशिया क्षेत्र के लिए। ठीक है। और ये 48वां जो सत्र का आयोजन था वहाँ पर इनको दिया गया। तो इस तरह से भारत कोडेक्स एलिमेंट कमीशन का नया सदस्य निर्वाचित हो गया है एशिया क्षेत्र के लिए। हाल ही में सेंटिनल-6B उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 रॉकेट। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास हुआ, कहाँ हुआ, ये आपका, ठीक है ना, कहाँ हुआ, तो मोंटे दे मार्सन एयरबेस फ्रांस, मोंटे दे मार्सन एयरबेस फ्रांस में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कौन सा देश है जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला विश्व का देश बन गया है, उसका नाम मालदीव, उसका नाम मालदीव है। ये जैसे आपका ये भारत है, सॉरी अच्छा, ये तो जैसे आपका ये भारत है और ये श्रीलंका, यहाँ पर आपका छोटा सा आइलैंड मालदीव। तो याद रखिए कौन सा देश तंबाकू पीढ़िगत प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश बन गया है, मालदीव।